हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज आपके लिए लेके आया हूँ बीपीएससी 3.0 और एस टेट, जो कि दोनों के दोनों आपके टीचिंग एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं। और यहाँ पे कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित आज का ये टॉपिक है। कल आपने यदि कल का सेशन देखा होगा तो मैंने उनके बारे में यानी कि कवियों के बारे में, जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी जो रचना थी उनसे संबंधित मैंने सवाल आपको करवाए, उनसे उनकी जीवनी के बारे में बताया। क्लास को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो आज सीरीज होने वाली है वो किस चीज़ की, तो कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित जो पहले हमने देखा उनके बारे में, उनसे संबंधित सारे सवाल हमारे 100 प्लस होने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से 100 प्लस क्वेश्चन आपके होने वाले हैं मात्र इस सेशन में, ठीक है। तो यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और एक बार प्लीज़, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अपने सभी मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे, और जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट है वहाँ एक बार ज़रूर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप भेज सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, ठीक है। और मैं जिसकी वजह से आपके बीच और बेहतर कंटेंट और बेहतर तरीके से लेके आ पाऊँ, ठीक है। तो हमारे क्लास का जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है, पहला सवाल आपको बताना है सूरदास का जन्म कब हुआ था। यदि आपने कल का सेशन देखा होगा तो इसका सवाल, आपके इस सवाल का जवाब आपके सामने है, तो जल्दी से बता दीजिए। और प्रत्येक सवाल पे थोड़ा सा समय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं देता हूँ, यहाँ भी मैं देने वाला हूँ। सूरदास का जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले सूरदास की यदि बात होती है तो सूरदास, चलिए पहले इसका जवाब दीजिए। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1487, 1473, 1478 या 1475 में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा 1478 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। सी के साथ चलेंगे। सूरदास का जन्म जो हुआ था वो 1478 में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं हैं ना, इनकी रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्रीवियस जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपके बीपीएससी में रचनाओं से संबंधित सवाल भी पूछे गए थे पिछली बार भी 2.0 में, और इस बार भी पूरी संभावना है कि पूछे जाएंगे। हो सकता है कि साहित्य थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल एग्जाम इस बार होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहा भी गया है, यदि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा उनका, पाठक सर का, तो उन्होंने कहा भी है कि पहले से थोड़ा सा मॉडरेट वो करेंगे, ठीक है। चलिए, सूरदास जो थे उनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचना, वो देख लीजिए यहाँ पे। सुरसागर, सुरसागर इनकी रचना, ठीक है। उसके बाद सुरसरावली आप देख सकते हैं, सुरसरावली, सरावली, ठीक है। उसके बाद और क्या है, साहित्य लहरी आप देख सकते हैं, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं साहित्य लहरी के बाद, नल दमयंती भी आप देख सकते हैं, नल दमयंती, दमयंती, ठीक है, नल दमयंती भी आप देख सकते हैं। फिर व्याहलो भी, यहाँ पे व्याहलो भी इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। तो सूरदास की जो रचना है वो है सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती और व्याहलो, ये सूरदास की रचना है, ठीक है। और इनकी यदि बात करें तो इन्हें साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। साहित्य का क्या कहा जाता है? साहित्य का सूर्य, ठीक है। साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है, ठीक है। सूरदास इनके नाम से ही ये कुछ विशेष उपमाएं इनको दी जा रही है। तो साहित्य यानी हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है किसको? सूरदास को, ठीक है। सूरदास को क्या कहा जाता है? ये सूर्य का साहित्य, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। और इनकी रचनाएं मुख्य रूप से जो है ना, सूरदास की जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से आपको व्रज भाषा में देखने को मिलेगी, ठीक है। व्रज भाषा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सूरदास किस भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा करते थे, तो अर्धमागधी भाषा, हिंदी भाषा, या फिर संस्कृत भाषा,
या फिर व्रज भाषा? तो सवाल का जवाब व्रज भाषा आप देंगे, ठीक है। सूरदास की रचनाओं में जो है, इनकी रचनाएं श्रृंगार, जो जो रचनाएं हैं इनकी, श्रृंगार श्रृंगार रस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। श्रृंगार रस, सूरदास की रचनाओं में आपको श्रृंगार रस देखने को मिलेगा, श्रृंगार रस। उसके बाद साथ ही साथ आपको वात्सल्य रस भी देखने को मिलेगा, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यदि जानते हैं कि रस के कितने भेद हैं तो कमेंट जरूर करेंगे एक बार कि रस के कितने भेद हैं। अभी जो हम कह रहे हैं श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, और एक और रस यहाँ पे इनके काव्य में और इनकी रचनाओं में देखा जाता है, वो है शांत रस, ठीक है, शांत रस, ठीक है। तो ये श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और शांत रस, ये तीनों के तीनों रस सूरदास की रचनाओं में देखने को मिलते हैं। और इनकी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं मुख्य रूप से वो व्रज भाषा में है, और इन्हें ही, सूरदास को ही साहित्य यानी हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सुरसागर, सूरदास की रचनाएं सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और व्याहलो। आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपने इसका भी जवाब शायद कर ही लिया होगा। सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है कहाँ? जल्द से बताएंगे। रुनुकता या रेणुका, मथुरा में, या फिर गोकुल में, या फिर वृंदावन में, या फिर हरिद्वार में? जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सूरदास का जो जन्म स्थान माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? और फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मुझे समझ में आएगा कि आप लोग क्या करेंगे ना, मतलब आप लोग जो क्लास कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो इसके लिए जो पॉजिटिव साइन है ना, वो लाइक का बटन है। आप यदि उसको दबाते हैं तो मुझे समझ में आता है कि जो कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो आपके लिए बेहतर है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। क्योंकि आप लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि जो चीज़ें आपके बीच में ला रहा हूँ क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, ठीक है। वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपके बीच ये सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो निसंकोच इस चैनल से ज्वाइन होकर रह सकते हैं, और उनका हिंदी से तो कोई भी पोर्शन छूटने वाला नहीं है। आप इस क्लास में निरंतर बने रहिए और प्रीवियस वीडियो जो भी हुआ है वो सारे देखते रहिए, ठीक है। तो इस सवाल का, सूरदास का जन्म, सवाल पे आते हैं। सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है, तो आप कुछ जो रचनाकार हैं या कुछ लेखक हैं उनका कहना है कि रुनुकता, यानी कि रुनुकता या रेणुका मथुरा में माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं सूरदास के बारे में जो कि कहाँ लिखते हैं, वो दिल्ली के सीही में भी लिखते हैं, ठीक है। सूरदास का जन्म यहाँ पे दिल्ली के सीही में भी, दिल्ली के सीही में भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ लेखक मानते हैं कि सूरदास का जन्म रुनुकता या रेणुका मथुरा में, या फिर कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली के सीही में भी इनका जन्म हुआ था। तो ये दोनों बातों को आप ध्यान में रख लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, ठीक है। कि अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसीलिए दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और जो ऑप्शन में आपको आए उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर कर लेना है, ओके। आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले सवाल से और देखते हैं अगला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पे। आपको बताना है सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, यह बताना है, जल्दी से करेंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1580, 1583, 1585 या फिर 1572? जल्दी से बताएंगे कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, तो 1558 में, 1558 नहीं, 1585 में हुई थी, ठीक है। 1585 यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, 1585, ठीक है। 1585 में सूरदास की मृत्यु, सॉरी 1585 नहीं, 1583, ठीक है। हमारे सवाल का जो सही जवाब होगा 1585 नहीं होगा फ्रेंड्स, 1583 होगा, ओके। 1583
1583 में सूरदास की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब ये 1583 में जो सूरदास की मृत्यु हुई थी, इसके बारे में यदि पूछा जाए तो कहाँ कहेंगे, तो ये गोवर्धन, गोवर्धन के पास हुई थी। गोवर्धन के पास, गोवर्धन के पास, गोवर्धन के पास हुई थी, पारसौली में, पारसौली में हुई थी। ठीक है, सूरदास की जो मृत्यु हुई थी वो गोवर्धन के पास पारसौली में हुई थी और 1585 में सूरदास की मृत्यु हुई थी। ठीक है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी पूछा जा रहा है आपसे, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कहाँ हुई थी, तो पारसौली में हुई थी और सी हमारा सही जवाब होगा। और यहाँ पे होगा इस सवाल का जवाब बी, इस सवाल का जवाब सी। ओके, चलते हैं गाइस अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या होने वाला है, अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बताना है सूरदास से ही संबंधित है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यदि आपने कल का सेशन देखा है तो आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि कल ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ कि सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, या फिर रविन्द्र, ये जो भी कवि महत्वपूर्ण कवि थे उन सभी के बारे में मैंने कल बताया। ठीक है, चलिए, सूरदास के गुरु कौन थे, कृष्णाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, या फिर शंकराचार्य थे, या फिर रामानंद थे, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सूरदास के गुरु कौन थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सूरदास के जो गुरु थे ये थे वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। ओके, ध्यान में रखेंगे। और अगले सवाल पे आते हैं, सूरदास डैश के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, तो पंचछाप, अष्टछाप, षष्ठ छाप या फिर सप्त छाप, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सूरदास के कवि, यदि आपने कल का सेशन देखा होगा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि कल का सेशन यदि आपने देखा है तो यहाँ पे आपको ये क्लास में सोचना नहीं पड़ेगा कि सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार उस क्लास को ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तो देखिए कितना मज़ा आता है। ठीक है, तो सूरदास के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, किस प्रकार के कवियों में, तो ये अष्टछाप कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अष्टछाप के कवियों में प्रसिद्ध है सूरदास का नाम। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और हमारे क्लास के अगले सवाल को देखते हैं क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सूरदास डैश भाषा के कवि थे, संस्कृत, व्रज, अवधी या मैथिली भाषा। सूरदास डैश भाषा यानी किस भाषा के कवि थे, यह आपको बताना है। और 8वां सवाल है, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली या कृष्ण गीतावली, जल्दी से बताएंगे इन दोनों सवाल के जवाब क्या होंगे। सूरदास, पहले तो ये 7 नंबर क्वेश्चन कीजिए, सूरदास डैश भाषा के कवि थे, किस भाषा के कवि थे, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो व्रज भाषा के कवि में इनका नाम देखने को मिलता है सूरदास का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हें साहित्य का, हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। मैंने आपको यह भी बताया कि इनकी रचनाएं मुख्य रूप से व्रज भाषा में ही हैं, इसीलिए इनकी जो कवि की भाषा है ना, कवित्व भाषा, वो व्रज भाषा ही देखने को मिलती है। ठीक है, यदि सूरदास की बात करें तो इनके रचनाओं में श्रृंगार रस, शांत रस और वात्सल्य रस का संगम देखने को मिलता है। ठीक है, सूरदास, अगला सवाल, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली या कृष्ण गीतावली, जल्द से करेंगे इसका आंसर। मैंने अभी अभी आपको बताया कि सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स इस बार मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए अंतिम मौका होगा कि हम बहुत बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस 3.0 में आप लगातार इस क्लास में बने रहिए, आपका हिंदी से एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है, ये मैं दोहराना चाहूँगा आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मैं क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा हूँ सिर्फ हिंदी के लिए लेके आ रहा हूँ, अदर कोई सब्जेक्ट नहीं। आपके एग्ज़ाम तक जो भी अभी इस पे अपलोड होगा वो आपको हिंदी विषय से ही होगा, जो कि आपके BPSC 3.0
और 4.0, और साथ ही जो कि आगे आने वाला है, और साथ ही आपके एस्टेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस क्लास के लिए आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको पहले मिल सके। सवाल था सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सूरदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी थी। सूरदास की तो सुरसागर थी ही, साहित्य लहरी भी थी, सुर सरावली भी थी, लेकिन कृष्ण गीतावली नहीं थी। ठीक है, साहित्य लहरी भी थी, सुर सरावली भी थी, सुरसागर भी थी, नल दमयंती भी थी। ठीक है, नल दमयंती, नल नल दमयंती, दमयंती भी थी। ठीक है, नल दमयंती भी थी, और मैंने यह भी कहा था व्याहलो भी थी, व्याहलो। ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की रचनाएं हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप अब समझ गए होंगे इस सवाल का, दोनों सवाल का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे ग्रंथ नहीं है पूछा गया था सूरदास की, तो ये वाला हमारा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। और ऊपर वाले में ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की जो भाषा थी, कवित्व भाषा, वो थी व्रज भाषा, क्योंकि उनकी ज़्यादातर रचनाएं जो थी वो व्रज भाषा में ही देखने को मिलती हैं। सवाल अगला है आपके सामने, आपको बताना है सूरदास किस विद्या के कवि माने जाते हैं। सूरदास किस विद्या के कवि माने जाते हैं? वीर रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, या बी और सी दोनों? जल्दी से बताएंगे। और 10वां नंबर सवाल है सूरदास कहाँ रहते थे? गऊ घाट, त्रिवेणी घाट, अस्सी घाट, या फिर पाल घाट? जल्दी से बताएंगे इन दोनों सवाल के सही जवाब क्या हैं। और इसके बाद हम चलेंगे अगले सवाल पे और देखेंगे हमारे क्लास का अगला सवाल। तो फ्रेंड्स चलिए, इस सवाल का सही जवाब जो होगा, सवाल था सूरदास किस विद्या के कवि माने जाते हैं, यह आपको सवाल पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया, अभी अभी जस्ट बताया मैंने कि सूरदास जो है उनको वात्सल्य रस, उनके जो कवित्व भाव हैं, यानी कि उनकी जो कविताएं हैं उसमें वात्सल्य रस भी देखने को मिलता है, श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है सूरदास की रचनाओं में। और एक और रस था जो देखने को मिलता है, वो था क्या? वात्सल्य रस तो हो गया, श्रृंगार रस हो गया, और एक और रस था अभी बताया था मैंने, कौन सा रस था? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस। हाँ, शांत रस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन में यदि शांत रस भी होता तो हम उसको भी ले लेते, यानी कि बी, सी और डी को ले लेते अगर शांत रस भी होता तो। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही जवाब होगा कि सूरदास किस विद्या के कवि माने जाते हैं, तो वात्सल्य रस के, श्रृंगार रस के और साथ ही साथ शांत रस के भी माने जाते हैं। ओके, सूरदास कहाँ रहते थे यह आपको बताना है, गऊ घाट, त्रिवेणी घाट, अस्सी घाट, या फिर पाल घाट? जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन को ज़्यादा लंबा ना करूं, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे अभ्यास हो सके। मैंने कल आपके लिए जो क्लास लाई थी वो आपका मतलब फुल थ्योरी बेस्ड था। ठीक है, जो आपको आप बैच कहीं ख़रीदेंगे और तब वहाँ जो पढ़ाई होगी उससे भी बेहतर मैं आपके लिए कंटेंट कल लेके आया, और उसी के आधार पे आज मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूँ, और उसी वीडियो से रिलेटेड अगले दिन भी सवाल आएंगे कुछ। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए। ठीक है, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल का जवाब यहाँ पे देना है आपको, सूरदास कहाँ रहते थे, तो गऊ घाट में रहते थे। विकल्प प्रथम यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा, कहाँ रहते थे? गऊ घाट में रहते थे। और सूरदास के पिता की बात करें तो ये गऊ घाट में रहते थे और गायन वादन किया करते थे। सूरदास के पिता जो है ना, ये पिता ये एक गायक हुआ करते थे। अब गायक हुआ करते थे सूरदास के पिता, जिस वजह से इनकी ही कुछ मतलब, अब जैसे माता पिता होंगे, बेटे भी तो बेटे बेटियां भी तो वैसी होती हैं, तो थोड़ा प्रभाव इनके ऊपर भी आ गया, और ये भजन कीर्तन किया करते थे। ठीक है, सूरदास। ठीक, और सूरदास कौन थे, मतलब कैसे दिखते थे, ये सारी चीज़ें आपको कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, विद पिक्चर कि सूरदास कैसे थे, कौन थे, और उनके माता पिता, उनकी रचनाएं, सब कुछ मैंने कल की वीडियो में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है, तो उसको एक बार ज़रूर देखिए, इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है फ्रेंड्स कि सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। आ गया ना,
भजन कीर्तन करते थे। सूरदास के पिता खुद गायन वादन का काम करते थे। अब उनके ही बेटे हैं सूरदास, सूरदास के पिता गायन वादन कर रहे हैं, तो बेटे भी क्या है, उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। अब बता दीजिए कि सूरदास किन के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे, द्वारका जी, गोपाल जी, श्रीनाथ जी या गोवर्धन जी? जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। साथ में 12वां नंबर सवाल भी आपके सामने ही है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1623, 1632, 1532 या फिर 1523? जल्द से करेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सूरदास, पहले तो 11 नंबर सवाल कीजिए, सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे? बताने की कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ जी के दरबार में, या हाँ, श्रीनाथ जी के दरबार में ये क्या करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे श्रीनाथ जी के दरबार में सूरदास। और सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, यह आपको बताना था। तो जल्द से कीजिए इस सवाल का सही जवाब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा 1532 होगा, 1532। ठीक है, 1532 तो है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कवियों ने क्या किया है कि 1511 भी लिखा है। कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्होंने 1554 भी लिखा है। तो इन तीनों तिथि को 1532, 1511 और 1554 तीनों तिथि को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि आपके सवाल में, आपके विकल्प में तीनों में से कोई एक रह सकता है। तो 1511, 1554 और 1532 तीनों ध्यान में रखेंगे, या तो फिर आप किसी एक को भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि दो जगह मैंने देख लिया कि तीन जगह मतलब अलग अलग देखने को मिला। तो जितने भी बुक्स वगैरह हैं मेरे पास, मैंने उनको बहुत गहनता से पढ़ा, पर मुझे तीन अलग अलग तिथियां दिखी। तो क्या कर सकते हैं, तो आपको तीनों ध्यान में रखना होगा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ। अगर इंटरनेट की बात करें तो 1511 आपका इंटरनेट पे देखने को मिला कि 1511 ये वाली डेट, ठीक है, कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो 1511 में हुआ, ये आपको देखने को मिला। और यदि बुक के अनुसार देखें, एक बुक है तो उस बुक के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि 1532, और एक और दूसरी बुक है उसमें मैंने देखा तो 1554 है। तो तीनों तिथि आप ध्यान में रख लेंगे। यदि इंटरनेट के अनुसार देखें तो 1511 है। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा सवाल। और आगे चलते हैं अपनी क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि तुलसीदास का जन्म स्थान है राजापुर, जनकपुर, अवधपुर या फिर रामपुर। जल्दी से बताएंगे गाइस कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। और अगला सवाल है 14 नंबर, कि तुलसीदास का जन्म स्थान है बांदा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। जल्दी से करेंगे इस सवाल का सही जवाब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ। सबसे पहली बात कि तुलसीदास के बारे में हम थोड़ा जान लें कि तुलसीदास को जो है, चलिए इसका सही जवाब भी मैं आपको बताऊं कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तुलसीदास का जन्म स्थान तो ये राजापुर में माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो राजापुर माना जाता है, जो कि चित्रकूट जिले में पड़ता है। ठीक है, राजापुर कहाँ पड़ता है, तो चित्रकूट जिले में। और तुलसीदास के बारे में यदि कहा जाए तो तुलसीदास जन जन के कवि के रूप में माने जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, जन जन के कवि, जन जन के कवि के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तुलसीदास को जन जन का कवि। सवाल आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि जन जन के कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो जवाब होगा तुलसीदास। ठीक है, अगला सब मतलब इसी में अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को आप एक बार क्या करेंगे ना, कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि रचनाओं से संबंधित सवाल मैं आपको दोबारा कह दूं कि आता है, और मैंने कल भी करवाया है, आज भी थोड़ा मैं लिखवा दे रहा हूं। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, रामचरितमानस, रामचरितमानस इनकी जो प्रथम रचना है, वो जो प्रमुख रचना है रामचरितमानस, आप जानते होंगे। फिर कवितावली आप लिख सकते हैं, कवितावली। ठीक है,
अब दोहावली भी आप लिख सकते हैं, 1 मिनट, दोहावली दूसरे लेखक की है। जानकी मंगल आप लिख सकते हैं, जानकी मंगल, जानकी मंगल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जानकी मंगल लिख सकते हैं। बरवे रामायण लिख सकते हैं, बरवे रामायण लिख सकते हैं, बरवे रामायण, ठीक है, बरवे रामायण आप लिख सकते हैं। उसके बाद गीतावली आप लिख सकते हैं, गीतावली इनकी ही रचनाएं हैं, ठीक है। आप विनय पत्रिका लिख सकते हैं, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं थी जो किसकी है, तुलसीदास जी की हैं, ठीक है। और यदि इनके पिता की बात करें, तुलसीदास के पिता कौन हुआ करते थे, क्या आप जानते हैं? तो कमेंट कीजिए जल्दी से कि इनके पिता कौन थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आत्माराम, आत्माराम आपको ध्यान में रखना है जो इनके पिता हैं। और माता की बात यदि की जाए तो माता कौन थी, तो हुलसी थी, हुलसी देवी, हुलसी देवी इनकी माता हुआ करती थी तुलसीदास की, ठीक है। आशा करते हैं कि इस सवाल का अब जवाब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात ये आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो भी आपको ध्यान में रख लेना है कि रामचरितमानस तुलसीदास ने ही लिखा है। उसके बाद कवितावली भी तुलसीदास ने ही लिखा है, कवितावली। जानकी मंगल भी तुलसीदास ने ही लिखा है। बरवे रामायण तुलसीदास ने ही लिखा है। गीतावली भी तुलसीदास ने ही लिखा है। और विनय पत्रिका भी तुलसीदास ने ही लिखा है। अब इनके पिता को की बात की जाए तो आत्माराम इनके पिता हुआ करते थे और माता हुआ करती थी हुलसी देवी। ओके, तो आशा करते हैं ये सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? बांदा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश? जल्दी से करेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब बात तुलसीदास की हो रही है तो एक बिंदु मैं आपको और बता दूं कि तुलसीदास ने जो रचना लिखी है, जो रचनाएं की है, रामचरितमानस की रचना, वो रामचरित मानस की जो रचना की है ना, वो किस भाषा में की है, इससे सवाल आता है। तो ये अवधी भाषा में आपको देखने को मिलता है, अवधी भाषा में, ठीक है। रामचरितमानस की रचना इसने तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है, जबकि इनकी और 2 रचनाएं हैं जो किस भाषा में हैं, और कौन सी 2 रचनाएं हैं, कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, इन्हें एक पॉइंट और मुझे याद आया, यहाँ पे इनको राम बोला भी कहा जाता है ना, राम बोला, ये इनका बचपन का नाम है, ठीक है। राम बोला जो है तुलसीदास के बचपन का नाम है, ध्यान में रखेंगे। और सवाल है अगला 14 नंबर, आपसे पूछा गया था कि तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, तो बांदा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे भी सही जवाब होगा कि बांदा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ करता था, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। अभी अभी मैंने बताया फ्रेंड्स आपको कि तुलसीदास का जो बचपन का नाम था वो क्या था। क्या आत्माराम था, क्या शिव बोला था, या राम बोला था, या नरेंद्र था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जो थे, इनके जो बचपन का नाम था वो राम बोला था, ठीक है, राम बोला था, अभी अभी मैंने आपको बताया था। और चलते हैं अगले सवाल पे, किनकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला, ठीक है, राम भक्ति का मार्ग मिला, यह आपको बताना है कि किसकी कृपा से। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इस क्लास में मैं लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आया हूँ, ठीक है। और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे किन की कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला, यह सवाल था। तो गुरु कृपा आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि आपको पता होगा कि तुलसीदास के गुरु कौन हुआ करते थे, नहीं पता है, शायद कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जल्द से कमेंट करके बताएंगे कि तुलसीदास के गुरु कौन हुआ करते थे। ये भी मैंने आपको कल वाली
वीडियो में आपको पूरा क्लियर सब कुछ बताया है, ठीक है। चलिए, इस सवाल का फिलहाल जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और इस सवाल का भी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, यह आपको बताना है। बताइए, रत्ना था, लीला था, पद्मा था या सरस्वती। और फिर अगला सवाल है 18 नंबर, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, यह भी आपको बता देना है। या ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी या हिंदी। तो जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब, इन दोनों सवाल का सही जवाब क्या होगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम सबसे पहले आपको बताना है कि क्या था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा रत्ना। तुलसीदास की जो पत्नी का नाम था वो रत्ना था। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि तुलसीदास जो थे इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। और पिता इनके थे आत्माराम। पिता कौन थे, पिता थे तुलसीदास के पिता आत्माराम, ठीक है, आत्माराम थे। और माता कौन थी, तो माता हुलसी देवी थी, हुलसी देवी थी, ठीक है, हुलसी देवी थी। तुलसीदास की माता हुलसी देवी और पिता आत्माराम थे। और इनके बचपन का नाम जो था, वो बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम जो था वो था राम बोला, ठीक है, राम बोला इनके बचपन का नाम था। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, यह आपको बताना है। इसके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया भी था, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी कि रामचरितमानस जो कि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया है तुलसीदास ने, ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये अवधी भाषा में किया था, ठीक है। अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। आशा करते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है तुलसीदास द्वारा रचित रचित विनय पत्रिका और कवितावली। देखिए, अभी अभी जो मैंने सवाल पूछा था ना, वो सवाल आपके सामने है। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचना है, यानी किस भाषा में रचित है। क्या व्रज भाषा है, क्या मैथिली है, क्या अवधी है, या फिर ए और बी दोनों। जल्द से बताने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। रामचरितमानस की रचना हाँ अवधि में की थी, जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। लेकिन यहाँ पे विनय पत्रिका है और कवितावली है, और इसकी रचना तुलसीदास जी ने किस भाषा में की है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्रज भाषा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। व्रज भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में, जबकि विनय पत्रिका और कवितावली की रचना व्रज भाषा में किया है। यह आपको ध्यान में रखना है, यानी कि व्रज भाषा में, ठीक है, व्रज भाषा। सवाल अगला है, रामचरितमानस का अधिकांश भाग डैश से बना है, चौपाई, सोरठे, दोहे या फिर हरि गीतिका। जल्दी से बताएंगे। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित रचना है, जो कि अवधी भाषा में रची गई है, ये किस चीज़ में, मतलब इसके अधिकांश भाग किससे, चौपाई से बने हुए हैं, सोरठे से बने हुए हैं, दोहे से बने हुए हैं, या हरि गीतिका है। जल्द से बताने की कोशिश करेंगे इस सवाल के सही जवाब को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही जवाब होगा चौपाई। रामचरितमानस का जो अधिकांश भाग है ना, ज्यादातर भाग है, वो चौपाई में लिखा गया है, ठीक है, चौपाई। चलते हैं, आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को डील कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। और अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि विनय पत्रिका की रचना डैश में हुई है। विनय पत्रिका की रचना किस में हुई है, यह आपको बताना है। गे पद में, उच्च पद में, लुप्त पद में, या फिर निम्न पद में। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे गाइस कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। विनय पत्रिका की रचना डैश में हुई है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेय पद में हुई है। ठीक है, गेय पद में हुई है विनय पत्रिका की रचना, गेय पद में। अगला सवाल है कवितावली की रचना किन से मिलकर हुई है? कवितावली, सोरठा, गेय पद, सवैये तथा कवित छंद या फिर हरिगीतिका। जल्दी से इस सवाल का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। और फ्रेंड्स यदि आपको क्लास पसंद आती है तो यहाँ पे लाइक का बटन दिया हुआ होता है, आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के बीच जो भी बीपीएससी 3.0 या फिर 4.0 की तैयारी करते हैं या फिर एस्टेट की तैयारी करते हैं, जहाँ पे उनका विषय हिंदी है, तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, क्योंकि ज़्यादातर सवाल आपके हिंदी से ही रहते हैं। 80 नंबर के सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया 80 नंबर का। लेकिन जिनका हिंदी नहीं है उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नंबर हिंदी का था। ठीक है, तो उसके लिए आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल सवाल पे आते हैं। कवितावली की रचना किन से मिलकर हुई है, यह आपको बताना था। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो सवैया और कवित छंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं चलना बेहतर समझूंगा। सवैया और कवित छंद, सोरठा नहीं होगा। तो कवितावली की रचना किन से मिलकर हुई है? तो सवैये और कवित छंद से मिलकर हुई है। ओके, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे मेरी सभी बातों को। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है तुलसीदास की भाषा है मैथिली, अवधी, व्रज या फिर बी और सी दोनों। जल्द से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तुलसीदास की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा है, व्रज भाषा है, अवधी भाषा है या फिर बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास की जो रचनाएं हैं ना, वो अवधी भाषा और व्रज भाषा दोनों में देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया कि रामचरितमानस की रचना किस में? अवधी भाषा में, जबकि जो दो रचनाएं और थी उसकी जो रचना है वो व्रज भाषा में की गई है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। तुलसीदास की रचना, यानी कि इसके अनुसार जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस सवाल का सही जवाब डी होगा, यानी कि अवधी भाषा और व्रज भाषा दोनों में तुलसीदास की रचनाएं देखने को मिलती हैं। अगला सवाल है तुलसीदास की रचना नहीं है, यह आपको बताना था। कृष्ण गीतावली, रामायण, दोहावली या विनय पत्रिका। जल्द से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड्स इस सवाल का सही जवाब जल्द से बताएंगे, तुलसीदास की रचना नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास की जो रचनाएं मैंने आपको लिखवाई थी वो क्या क्या थी। चलिए एक बार और तुलसीदास की रचनाओं को मैं आपके बीच लिख दूं। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया रामचरितमानस हो गया फ्रेंड्स। और आगे आप कवितावली आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो रचनाएं हैं वो है जानकी मंगल आपको ध्यान में रखना है, जानकी मंगल। उसके बाद विनय पत्रिका आप ध्यान में रख सकते हैं, विनय पत्रिका आपको ध्यान में रखना है, विनय पत्रिका। उसके बाद आप ध्यान में रख सकते हैं हनुमान चालीसा। ठीक है, तुलसीदास की रचना है हनुमान चालीसा आप ध्यान में रख सकते हैं, हनुमान चालीसा। उसके बाद जो है आप ध्यान में रख सकते हैं बरवे रामायण। ठीक है, बरवे रामायण। ठीक है, ये सारी जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी उनकी वो मैंने आपको लिखवा दी। क्या है? रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा। ठीक है, उसके बाद बरवे रामायण। ये रचनाएं तुलसीदास की है। चलिए अब तुलसीदास क्या कृष्ण गीतावली है क्या? तो नहीं पूछा गया था, इसीलिए हमारा जवाब यहीं पे आ गया।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। गलत ही पूछा गया था और पहला ही गलत है, इसलिए ये सही है। ठीक है, कृष्ण गीतावली की चर्चा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे और चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। लेकिन ये सभी कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, तुलसीदास की रचनाओं की यदि हम बात करते हैं तो गीतावली जो है ना, इनका काव्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, काव्य में इसको रख सकते हैं। ठीक है, काव्य में रखा जा सकता है। कृष्ण गीतावली काव्य था, तुलसीदास का ये काव्य था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार वो हो जाएगा रामायण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, रामायण होगा फ्रेंड्स। ये जो कृष्ण गीतावली है ना, ये काव्य संग्रह है तुलसीदास का। ओके, चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि तुलसीदास की मृत्यु कब और कहां हुई थी। आपको बताना है फ्रेंड्स कि तुलसीदास की मृत्यु कब और कहां हुई थी। 1532 में बांदा में, या फिर 1635 में अवध में, या फिर काशी में 1623 में, या फिर 1523 में जनकपुर में, कहां हुई थी तुलसीदास की मृत्यु, कहां हुई थी, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा 1623। ठीक है, 1623 काशी आपको ध्यान में रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। 3 अगस्त को 3 अगस्त को जो है 3 अगस्त को वाराणसी में, वाराणसी के काशी में, ठीक है, इनका जो है क्या हुआ था, देहावसान हुआ था या मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था, यह आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, अब अगले कवि आपके बीच मौजूद हैं जयशंकर प्रसाद। 1887, 1889 या 1890 या फिर 1789 में, जल्द से बताने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ पे 1889 आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था 1889 में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद के बारे में यदि कहा जाए, पूरी तिथि यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी में 30 जनवरी 1889 में जयशंकर प्रसाद का जो है ये 30 जनवरी तो ये 3 अगस्त, हाँ ये सही है 30 जनवरी। चलिए 30 जनवरी में जो है इनका जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 18, यहाँ पे जनवरी हटा लीजिए, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसको हटाइए, इनकी तिथि को लेकर के 30 जनवरी है या जून है ऐसा कुछ, लेकिन आपका ईयर सही है 1889 आपको ध्यान में रखना है। अभी ध्यान में नहीं आ रहा है तो चलिए यहाँ पे सिर्फ आप साल ध्यान में रखिए कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद, यदि हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं को आप लिख लीजिए, रचना। ठीक है, तुलसीदास, ये जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं उनको आप ज़रूर लिखिए, जैसे कि झरना हो गया। ठीक है, झरना हो गया, या आंसू हो गया, आंसू हो गया, या फिर आप कह सकते हैं लहर, या फिर आप प्रेम पथिक कह सकते हैं, प्रेम पथिक आप कह सकते हैं, प्रेम पथिक। ठीक है, इनकी ही रचनाएं हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं, कामायनी। और ये जो कामायनी है ये कविता है, यानी कि काव्य है एक कामायनी। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं थी जो मैंने आपको बताई। और क्या, और कुछ नहीं है विशेष।
काव्य रचना यदि कहें तो कामायनी तो है ही, और कानन कुसुम भी यदि काव्य की बात करें तो काव्य में कानन कुसुम भी आप लिख लेंगे, ये काव्य रचना ही है इनकी। और क्या, और चलिए इतना काफ़ी है, इतना ही आप ध्यान में रख लीजिए, और बाकी की चीज़ों के लिए मैंने आपको कल आपको करवाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल को। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, मुंगेर, उज्जैन या दिल्ली? जल्द से बताएंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा वाराणसी। इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा वाराणसी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब होगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। ओके, जयशंकर प्रसाद ने किस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किया था? क्वींस कॉलेज या इंस कॉलेज कानपुर, या फिर विंग्स कॉलेज मथुरा, या फिर जेन्स कॉलेज आगरा? जल्दी से बताएंगे, जयशंकर प्रसाद ने किस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी? चलिए यहाँ पे भी सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप लोग को लग रहा होगा कि तुक्का भी यदि मारे इस क्लास में तो सही जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैंने बहुत सारे विकल्प को दे दिया है। तो कोई नहीं, आपको अपने जो पढ़ा है कल उसके अनुसार सवाल का जवाब देना है, ये तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तुक्का मारने के लिए नहीं। ओके, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में यदि मैंने कहा, उनके लेख, उनकी जो रचनाएं हैं वो मैंने आपको बताया कि झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यदि हम जयशंकर प्रसाद का जन्म कहें तो वाराणसी में हुआ था, और जयशंकर प्रसाद ने किस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की? तो क्वींस कॉलेज से की थी। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे, और चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किया था? यह आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किया था? 8वीं, 9वीं, 7वीं, 10वीं? जल्द से बताएंगे, जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किया था? चलिए, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो 8वीं कक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही जवाब हुआ फिर से। और जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी? तो 8वीं कक्षा। इनकी घर की स्थिति ठीक ठाक चल नहीं रही थी, जिस वजह से इन्होंने फिर अपने एजुकेशन को, मतलब शिक्षा को छोड़ा, और फिर ये नौकरी वगैरह करने लगे इधर उधर। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब होगा। जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की? तो 8वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा प्रदा किसकी शिक्षा प्राप्त किया? घर पे रह करके जयशंकर प्रसाद ने शिक्षा ग्रहण की। देखिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पाली, हिंदी, संस्कृत। सेकंड उर्दू, फारसी, हिंदी। थर्ड संस्कृत, उर्दू, फारसी। या फिर चौथा विकल्प है आपके सामने संस्कृत, हिंदी, फारसी। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल है, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? खुद से, सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। तो संस्कृत, हिंदी, फारसी आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत तो होगा ही, संस्कृत, हिंदी और फारसी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे आपको देखना होगा कि जयशंकर प्रसाद ऐसे व्यक्ति हैं जो घर पे खुद से ही संस्कृत जो एक भाषा है, हिंदी जो भाषा है, फारसी एक भाषा है, तीनों भाषाओं का ज्ञान उन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी करके अर्जित किया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। क्या बात है, खुद से तो पढ़ना ही नहीं चाहते, ट्यूशन हेल्प के लिए है। ठीक है, स्केप फोल्डिंग के लिए। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य के कवि थे? भाववादी, प्रकृतिवादी, छायावादी या निर्मलवादी? जल्द से बताएंगे, जयशंकर प्रसाद किस काव्य के कवि थे?
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक बार अपने सभी मित्रों के बीच और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कीजिए, थोड़ा सा समय निकाल करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और जब भी ये क्लास हमारी, जब से लाइव की जो कंडीशन है, आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि लाइव क्लास कैसे चल सकता है। तो जब से हमारी क्लास लाइव हो जाएगी तब से आपके क्लास का एक टाइम और एक शेड्यूल होगा, उसी शेड्यूल के अनुसार आपकी क्लासेस होंगी। इस तरीके से आपको वीडियो जो चलता है, मतलब उसकी कोई टाइमिंग निर्धारित नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जब भी इस को फुलफिल आप कर लेते हैं, आप सभी मित्र इतना करवा देते हैं, तब से हमारी क्लासेस एक निश्चित टाइम टेबल से होंगी। ओके, सवाल है अगला, जयशंकर प्रसाद किस काव्य के कवि थे, यह आपको बताना था। तो यहाँ पे छायावादी कवि आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली। ठीक है, अगला सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब नहीं, सवाल है, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, यह आपको बताना है। 1887, 1937, 1737 या फिर 1939। जल्द से बताने की कोशिश करेंगे महाजनों कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। महानुभावों जल्दी से बताइए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, यह आपको बताना था। 1937, ध्यान में रखेंगे, 1937, 1937, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, 1937, यानी कि 1937 में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। और ये छायावादी कवि हुआ करते थे। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है, जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किस में थी। क्या जयशंकर प्रसाद शहरी और दर्शन में रुचि थी, ग्रामीण और दर्शन में रुचि थी, शहरी और ग्रामीण में रुचि थी, या इतिहास और दर्शन में रुचि थी। जल्द से बताएंगे जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किस में थी। कोशिश कीजिए और जवाब दीजिए। और वैसे मैं आपको कह दूं कि कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने कल का सेशन देखा होगा तो आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि सवाल का सही जवाब क्या होगा। सवाल है, जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किस क्षेत्र में थी या किस फील्ड में थी। तो फ्रेंड्स, इतिहास और दर्शन आपको सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4, इतिहास और दर्शन। जयशंकर प्रसाद जो है, इनकी जो रुचि थी ना, वो इतिहास और दर्शन के फील्ड में थी। ठीक है, हिस्ट्री और दर्शन। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य कौन नहीं है। कामायनी, आंसू, लहर। आंसू, लहर, गोदान, कानन कुसुम, कामायनी, आंसू, या फिर झरना, लहर, आंसू। जल्द से बताएंगे जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य कौन नहीं है। आपको काव्य बताने हैं कि कौन सा नहीं है। मैंने आपको काव्य यानी कि कविता भी बताए थे कि कविता कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा लहर, झरना, आंसू। लहर, झरना, आंसू प्रमुख काव्य नहीं है, ये इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, मैंने आपको काव्य के बारे में आपको बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, कमेंट करके बताइए। सारी बातें मैं ही बता दूं, चलिए मैं बता देता हूं। कानन कुसुम मैंने आपको बताया था, कानन कुसुम, कुसुम मैंने आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। ठीक है, और एक और काव्य रचना थी झरना, झरना भी इनकी ही काव्य रचना है, झरना इनकी ही काव्य रचना है। यहाँ पे 3 विकल्प में से झरना भी है, आप देख रहे होंगे।
तो ये क्या, ये गलत कैसे हो गया, काव्य नहीं है पूछा गया था ना, किंतु इन दोनों को भी तो देखना है ना। ठीक है, तो झरना भी इनकी काव्य रचना ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और ध्यान में नहीं आ रहा है, चलिए, तो इस प्रकार से डी हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह कौन है? आकाशदीप आंधी, आकाशदीप आंधी, इंद्रजाल, दीपशिखा, शिरीष के फूल और नाटक, नमक, नमक, या फिर ऑप्शन नंबर डी आंधी और कर्मभूमि। जल्दी से बताएंगे, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आकाशदीप और आंधी ध्यान में रखेंगे, इस सवाल का सही जवाब होगा आकाशदीप और आंधी। ओके, आकाशदीप और आंधी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। चलिए, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख उपन्यास कौन नहीं है, यह आपको बताना है। गबन, तितली, इरावती, लहर, तितली, इरावती, झरना, लहर। जल्द से बताएंगे, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख उपन्यास कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा गगन और तितली, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही जवाब है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपको कि ये जो गगन और तितली है, ठीक है, ये उपन्यास कौन सा नहीं है पूछा गया था, तो गगन और तितली नहीं है। ओके, जबकि इरावती, लहर, तितली, इरावती और झरना और लहर, मतलब गबन नहीं है एक तरह से, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तितली है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख उपन्यास में तितली शामिल है, इरावती शामिल है, उसके बाद झरना शामिल है और लहर शामिल है, गबन शामिल नहीं है। क्योंकि गबन जो है किनकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। आप लोग को ध्यान में होगा, गोदान और गबन प्रेमचंद की रचनाओं में। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख नाटक कौन सी है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुरूप स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंकड़ कराकट। जल्द से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सवाल है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख नाटक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। थोड़ा सा समय मैं आप सभी को पहले भी बता रखा हूँ कि मैं आप सभी को दूंगा ताकि आप लोग भी सोच सकें। ठीक है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप सवाल खुद से करने की कोशिश करें, ये नहीं कि मैं आया और सवाल का जवाब दे दिया, ऐसा नहीं है, खुद से आप कोशिश तो कीजिए। तो अगला सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1890 में, 1888 में, 1799 में, या फिर 1899 में? जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद तब से चल रहे थे और अब एक नए कवि प्रकाश में आ गए आपके बीच। कौन है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये एक नए कवि आप अब देख रहे हैं सवाल में। यदि हम बात करें इस सवाल का सही जवाब क्या होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था, तो 1899 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यदि रचना की बात करें, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको ज़रा देख लें हम, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो है संध्या काकली। संध्या काकली, काकली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, संध्या काकली। ठीक है, और परिमल आप लिखिए, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। अपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। गीतिका की बात करते हैं
तो गीतिका भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। आराधना भी जो है, आराधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। आराधना। दो शरण की बात करें, वो भी इन्हीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। राग विराग की बात करते हैं, राग एक मिनट नीचे लिख लेते हैं, राग विराग ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। यदि हम राग विराग की बात करते हैं, राग विराग, तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। यदि गीत गुंज की बात करते हैं, गीत गुंज, तो ये इनकी ही रचनाएं हैं, गीत गुंज, ठीक है, गीत गुंज इनकी ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अणिमा की बात करते हैं, अणिमा, तो अणिमा भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है, ठीक है। कुकुरमुत्ता भी आप देखते होंगे कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। और ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, ये कैसे कवि हैं, तो ये छायावादी कवि ही हैं, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जन्म स्थान की बात करें तो बंगाल के महिसादल में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था बंगाल के महिसादल में, बंगाल के महिसादल में हुआ था। बंगाल के महिसादल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था, ठीक है। मूल रूप से यदि कहा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जो मूल निवास स्थान था वो यूपी, यानी कि निवास स्थान जो था इनका मूल रूप से वो कहाँ था, यूपी में था, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िला, ठीक है, उन्नाव ज़िला के उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िला में इनका निवास स्थान था मूल रूप से। और इनके पिता जो थे वो राम सहाय तिवारी थे, ठीक है। इनके पिता जो थे वो पिता राम सहाय थे, राम सहाय तिवारी, ठीक है। तिवारी किनके सूर्यकांत त्रिपाठी के पिता हुआ करते थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर हुआ पूरी तरीके से, इसका ऑपरेशन हो चुका है। चलिए एक बार और रचनाओं को मैं आपको एक बार और बोल दूं। संध्या काकली इन्हीं की रचना है, मतलब संध्या काकली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। यदि हम परिमल की बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी की ही रचना है। अपरा की बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की ही रचना है। गीतिका की बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की ही रचना है। आराधना की बात करते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी की ही रचना है। राग विराग की बात करते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी की ही रचना है। दो शरण जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की ही रचना है। और राम सहाय तिवारी जो है इनके पिता हुआ करते थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। और यदि हम बात करें तो गीत गुंज जो है इनकी ही रचना है। अणिमा इनकी ही रचना है। कुकुरमुत्ता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। और इन्हें छायावादी कवि के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था बंगाल के महिसादल में हुआ था और ये यूपी के उन्नाव ज़िले के रहने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आशा करते हैं आपको ये सारी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये सवाल अभी मैंने आपको बताया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने आपको बताया कि बंगाल के महिसादल में हुआ था, ठीक है। जिला मेदिनी, महिसादल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल के महिसादल में हुआ था। और मूल रूप से जो ये रहने वाले थे वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के रहने वाले थे। यूपी के कहाँ, उन्नाव जिले के गढ़ाकोला में, उन्नाव जिले के गढ़ाकोला में ये इनका निवास स्थान था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो मूलतः कहाँ के निवासी थे, चलिए ये आपको बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ के मूल रूप से निवासी थे। अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के गढ़ाकोला, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गढ़ाकोला इनका जो मूल निवास स्थान था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन
सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे, और ये अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपको बताना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की औपचारिक शिक्षा किस कक्षा तक हुई थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 7वीं? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की औपचारिक शिक्षा किस कक्षा तक हुई थी, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सवाल का सही जवाब होगा 9वीं कक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। बी फॉर बंदर। बी फॉर बंदर। बंदर मीन्स क्या होगा? बंदर मीन्स भालू होता है क्या? चलिए, बंदर मीन्स भालू नहीं होता है, बंदर मीन्स बंदर होता है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस भाषा का अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सेकंड हिंदी, संस्कृत, बांग्ला। ऑप्शन नंबर फोर्थ है उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर थर्ड था वो, फोर्थ है संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। जल्दी से कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब देने की, कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस भाषा का अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब होगा। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कर, इन्होंने भी तीनों भाषा का अध्ययन खुद से किया, और ये तीनों भाषा का अध्ययन कर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल सही जवाब होगा। और इस प्रकार से मैंने अभी अभी आपको बताया भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जैसे मैंने पहली रचना आपको कहा था संध्या काकली, मैंने आपको कहा दूसरी रचना परिमल, तीसरी अपरा, चौथी, ये सीक्वेंस नहीं है, मैं आपको गिनती के लिए गिनवा रहा हूँ। और उसके बाद गीतिका आपको ध्यान में रखना है, आराधना ध्यान में रखना है, दो शरण आपको ध्यान में रखना है, राग विराग ध्यान में रखना है, गीत गुंज ध्यान में रखना है, अणिमा ध्यान में रखना है, कुकुरमुत्ता ध्यान में रखना है। जब भी सूर्यकांत त्रिपाठी की याद आए तो आप कहिए कुकुरमुत्ता, ठीक है। चलिए, राग विराग भी आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे चलते हैं, हमारे क्लास के अगले सवाल को देखते हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है, और ये सेशन आप तो देख ही रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर किनकी विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है? मतलब ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो रचनाएं लिख रहे हैं, इनके ऊपर, इनकी रचनाओं पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा? क्या परमहंस विवेकानंद, या फिर विवेकानंद दयानंद, या फिर दयानंद परमहंस, या फिर परमहंस गोखले? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि परमहंस और विवेकानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, परमहंस और विवेकानंद, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, निराला के कितने खंडों में रचनावली प्रकाशित हुई है? 6, 8, 9, 5? जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। निराला के कितने खंडों में रचनावली प्रकाशित हुई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल या बी फॉर बम्बू। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी फॉर बॉम्बे हो सकता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि निराला के कितने खंडों में रचनावली प्रकाशित हुई है? तो 8 खंडों में रचनावली निराला की प्रकाशित हुई है। इस प्रकार से ये दोनों सवाल के जवाब हो चुके हैं, और चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, निराला के कवियों में किनकी गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है? उपेक्षित और प्रक्षेपित, या फिर पीड़ित, स्वेच्छित, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड द्वेषित और पीड़ित, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ शोषित और प्रताड़ित? जल्दी से बताएंगे कि ये जो निराला है, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में किन के बारे में जिक्र है, यह आपको बताना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए कि निराला की कविताओं में किन की गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। मतलब निराला ने ज़्यादातर जो अपनी कविताएं लिखी हैं वो किन किन क्षेत्र को या फिर किस मुद्दे को शामिल किया है। तो यहाँ पे शोषित और प्रताड़ित सही जवाब होगा, शोषित और प्रताड़ित। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डोंकी या फिर डी फॉर डॉग या फिर डी फॉर डॉक्टर भी तो होता है, डी फॉर डॉक्टर। चलिए नया शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, डी फॉर डॉक्टर। अगला सवाल आपके सामने है, निराला किस काल के कवि थे? छायावादी, भाववादी, प्रकृतिवादी या रूपवादी? जल्द से बताएंगे। निराला जो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला का मूल नाम, पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो इनके पिता थे राम सहाय, सॉरी राम सहाय तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हाँ राम सहाय, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो पिता थे वो राम सहाय थे, सही है। और चलिए, निराला किस काल के कवि थे ये आपको बताना था। इस सवाल का जो सही जवाब होगा प्रकृतिवादी होगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही जवाब होगा, प्रकृतिवादी। ध्यान में रखेंगे, निराला किस काल के कवि थे? तो प्रकृतिवादी कवि थे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप बेहतर रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं आपके बीच और बेहतर से बेहतर चीज़ें लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपके बीच मैं लाता हूँ ये खुद से मेरी खुद की मेहनत है, और इतना मेहनत मैं खुद करके और तब आपके बीच लाता हूँ। तो आप सबका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें अपने सभी मित्रों के बीच। और यदि आप इस क्लास में नए हैं AK एकेडमी क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिस दिन लाइव का कंडीशन आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि लाइव का कंडीशन क्या होता है, जिस दिन से वो कंडीशन फुलफिल हुआ, हम लोग अपनी क्लासेस ऑन टाइम, मतलब एक निश्चित रूप से जो टाइम टेबल है उसके अनुसार लेके चलेंगे, ठीक है। ताकि इससे आप लोगों को भी सहूलियत होगी कि इस टाइम में हमारी क्लासेस होती है तो इस टाइम में आप लोग प्रेजेंट रहेंगे, ओके। सवाल है आपसे, निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुक्त, ऑप्शन नंबर सेकंड मुक्त, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड ए और बी, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे, निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा मुक्त, ठीक है। मुक्त हमारा सही जवाब होगा। निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया? तो मुक्त छंद का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि निराला की जो कविताएं हैं, जो मैंने रचनाएं बताई हैं, उसको ध्यान में आपको ज़रूर रखना है। निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे मैंने आपको बताया था संध्या का अकली, मैंने आपको बताया था परिमल, मैंने आपको अप्सरा बताया था, मैंने गीतिका बताया और आराधना बताया। दो शरण भी मैंने आपको बताया, राग विराग भी बताया, मैंने आपको अणिमा भी बताया था, कुकुरमुत्ता भी बताया, ठीक है। ये सभी जो हैं रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और ये छायावादी कवि हैं, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कैसे कवि हैं? तो छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छायावादी रचनाओं में, ये देखिए यहाँ पे जिक्र भी किया गया है, छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया? तो मुक्त छंद का। अगला सवाल आपके सामने है, निराला की मृत्यु कब हुई थी? 1861, 1961, 1866 या 1966? जल्दी से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। निराला की मृत्यु कब हुई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा 1961 में, यानी कि 1961 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, बी फॉर बॉम्बे। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु पूछा गया था तो 1961 में हुई थी। क्या आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु कहाँ हुई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं और हम अपने क्लास के अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि निराला की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। गोदान, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता गीतिका या फिर नए पत्ते परिमल?
कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। फ्रेंड्स सवाल को ज़रा अच्छे से पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो कौन सा नहीं रचना है यह आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी की जो रचनाएं हैं वो क्या क्या थी। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को एक बार और मैं यहाँ पे लिख दूं। संध्या काकती, ठीक है, संध्या काकती, संध्या काकती, ठीक है, संध्या काकली। और उसके बाद परिमल आपको रखना है याद, परिमल, परिमल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपरा ध्यान में रखना है आपको, अपरा, अपरा ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको आराधना, आराधना ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद दो शरण आपको ध्यान में रखना है, दो शरण आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद राग विराग ध्यान में रखना है, राग विराग, राग विराग ध्यान में रखना है, राग विराग। उसके बाद यदि हम बोलें तो गीतिका ध्यान में रखना है, गीतिका, ठीक है, गीतिका आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि कहें हम तो कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता ध्यान में रखना है आपको। ये भी इनकी ही रचनाएं हैं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। और ये कैसे कवि हैं तो छायावादी कवि हैं। चलिए एक बार इससे मिला लीजिए कि क्या आपको जो विकल्प दिए गए हैं इधर उसमें से कौन कौन से विकल्प मिल रहे हैं। तो गोदान और अनामिका कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा अब तो बता दीजिए जल्दी से। चलिए जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं गोदान से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। परिमल इनकी रचना है, गीतिका इनकी रचना है, अनामिका इनकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है, गीतिका भी इनकी रचना है, परिमल भी है और नए पत्ते भी इनकी ही रचनाओं में शामिल है। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। अगले सवाल पे आते हैं। लेखक ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। रामपुर, जयपुर, भरतपुर या फिर बलरामपुर। ये हटाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। लेखक ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था। और फ्रेंड्स मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देखिए और उसके बाद इस सेशन में आप आइए, तो आपको ये चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से आंसर आपको दिखेंगी, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने पूरी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। अगले तो इस सवाल का सही जवाब होगा लेखक ऋतुराज का जन्म कब हुआ था। तो 10 जनवरी 1940 में, 10 जनवरी जो है 1940 में ऋतुराज का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, तो जल्द से बताइए कब हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया, तो भरतपुर ध्यान में रखना है, भरतपुर में हुआ था। तो लेखक ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था तो भरतपुर में हुआ था। और हिंदी साहित्य का जनवादी इन्हें कहा जाता है। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का जनवादी, जनवादी कवि इन्हें कहा जाता है। किनको तो लेखक ऋतुराज को हिंदी साहित्य का जनवादी कवि कहा जाता है। आशा करते हैं कि आपको इस सेशन में सारी चीज़ें जो बताई गई हैं आपको सही तरीके से समझ में आई हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। ओ नो, तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि 100 प्लस मैंने बोला था, तो जो एक्स्ट्रा मैंने आपको लिखवाया है यदि आपने लिखा होगा तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। 100 प्लस तो सेशन में हो ही चुका सवाल। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और चीज़ें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई हैं। तो लाइक का बटन अभी भी दबा दीजिए ना, क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं। चलिए, और सेशन में बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा दीजिए अभी तक, ठीक है। और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और इससे बेहतर चीज़ें लेकर के, और बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं लगातार आपके लिए लेके आऊँगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के बीच फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इससे इस क्लास का लाभ ले पाएँ, उससे जुड़ पाएँ और चीज़ें और बेहतर हो पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्रीवियस जो सेशन मैंने करवाए हैं उसको आप देखिए और अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।